आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। खैर, मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा हूँ, जिस कारण अक्सर मेरा शहर बदलता रहता है। ये बात आज से कुछ 4-5 साल पहले की होगी। उस समय मैं त्रिपुरा में पोस्टेड था। मैं अपने बैच का हेड था। जंगलों पहाड़ों में अक्सर लोगों का घूमना फिरना एक शौक ही रहता है, और आखिर रहे भी क्यों ना ऐसे प्राकृतिक घटनाएं और इस प्राकृतिक शांति का आनंद आखिर कौन नहीं उठाना चाहेगा। सब में ये जिज्ञासा और उत्सुकता तो होती ही है, लेकिन कभी कभार ये उत्सुकता मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। कभी कभार कोई अकेला इंसान अगर ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर रहा हो और अगर वो चट्टानों से फिसल जाए तो दूर वादियों में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता सिवाय हमारे। जब भी कोई ऐसी जगह पर फंसते हैं तो वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम को रिपोर्ट करते हैं और फिर ये टीम उन्हें सही सलामत उनके मंजिल तक पहुंचा देती है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा घट जाता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, एक घटना जो मेरी टीम के साथ घटी, जिसकी सच्ची दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल एक बार कुछ दोस्त घूमने आए और अचानक उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका एक दोस्त विहान अचानक गायब हो गया है। उनके मुताबिक कुछ दोस्त दिल्ली से यहाँ पर स्टडी टूर पर आए थे, जहाँ पर वो एडवेंचर के फील्ड विजिट तैयार कर रहे थे। वो कुल 6 लोग थे। उसी तरह एक शाम जब सब उस झील की तस्वीर लेने गए तो विहान ने वहां आने से मना कर दिया। कारण ये था कि शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसने कहा कि वो थोड़ी देर अपने टेंट में आराम करेगा और रात को वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। लेकिन जब बाकी के लोग वापस टेंट पहुंचे तो वहां पर विहान नहीं था। उसका सामान और उसके कपड़े सब कुछ थे, लेकिन विहान नहीं था। पूरी रात हमने इंतज़ार किया पर विहान नहीं मिला। उसके बाद हम सभी आपके पास आए हैं। कुछ ऐसा कहना था उन सभी का इस मिसिंग केस के बारे में। हमारी टीम फौरन उनके कहे मुताबिक जगह पर पहुंच गई। वहां हमने हर जगह छानबीन की पर कहीं पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उनका टेंट जहां पर लगा था उसी के ठीक सामने एक लाइट हाउस था। हमें एक पल के लिए लगा कि शायद इस लाइट हाउस में विहान हो सकता है, क्योंकि हमने हर जगह पर विहान को ढूंढ लिया था। और तभी हम लोग लाइट हाउस की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। आसानी से हम सभी लोग अंदर दाखिल हुए। लाइट हाउस का बेसमेंट काफी गंदा पड़ा था। हम लोग मास्क लगाए ऊपर के फ्लोर्स में गए पर कहीं कोई भी नहीं मिला। हर जगह हमने अच्छे से छानबीन कर ली पर कुछ भी नहीं मिला। हम सभी लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी किसी के रोने की आवाज हमें सुनने को मिली। हम लोग एक पल के लिए ठहर गए और उस आवाज में काफी गहराई थी। मैं और मेरे साथ 2 ऑफिसर्स उस आवाज का पीछा करने लगे। आवाज ऊपर के फ्लोर से नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट से आ रही थी। तभी हम लोगों ने कान लगाकर सुना तो हमें पता चला कि आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। हमें उसी तरफ के अपोजिट में एक टनल दिखा। हम लोग उस टनल के जरिए नीचे गए तो हमने देखा कि एक लड़का जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वो बस रोए जा रहा था। हमें बहुत हैरानी हुई कि आखिर इसे यहाँ पर किसने कैद करके रखा है। हमने उस वक्त उसे वहाँ से बाहर निकाला। वो लड़का उस समय कुछ भी कहने या बताने की हालत में नहीं था। शाम को जब वो थोड़ा ठीक हुआ फिर उसने हमें जो बताया वो सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। उसने बोला, सर, मैं अपने दोस्तों के साथ कैंप करने और ट्रैकिंग करने के लिए आया था। कुछ समय के लिए मैं वॉशरूम गया हुआ था पर मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने वॉशरूम ये लाइट हाउस के पास ही कर दिया। जैसे ही मैं मुड़ा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तभी मैंने पीछे पलट कर देखा। एक काली टोपी पहने एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी आंखें थोड़ी छोटी थीं और चेहरा एकदम चपटा। उसके बाद उसने मुझे एक झटके में नीचे खींच लिया और जब मुझे होश आया तो मैं उस टनल में बंद पड़ा था। वो आदमी मुझे सुबह और शाम मछली और सूखी रोटी खाने को देता, लेकिन मुझे बांध कर रखता। वो बहुत रौब दिखाता और टनल से निकलकर वो अपनी बेल्ट से भी मारता रहता। मैं पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। वो तो आप लोग आ गए और मुझे बचा लिया, वरना वो दरिंदा मुझे मारकर ही छोड़ता। फिर मैंने उससे पूछा,
पर तुमने किसी और लड़के को उस आदमी को बांधते हुए देखा? एक और लड़का तुम्हारी तरह ही लापता हो गया है। उसने कहा, नहीं सर, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, पर एक शाम पहले मुझे किसी के चिल्लाने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी और किसकी थी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो टनल में बंद था। अब हमें यकीन था कि हो ना हो विहान को गायब करने के पीछे उसी काली टोपी वाले शख्स का हाथ है। अब हम सभी को उसे पकड़ना ज़रूरी था और साथ में विहान को ढूंढना भी। हम लोगों ने एक बार फिर से उस लाइट हाउस की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन हमें इस बार एक सुरंग दिखी और ऐसा लग रहा था जैसे उस सुरंग से कोई अक्सर आता जाता हो। तभी हम लोग उस सुरंग के अंदर चले गए। अंदर जाते मात्र से ही एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास हमें होने लगा था। नीचे पहुंचते ही हमें फॉग ने घेर लिया। वो धुआं हटा तो हमें एक आदमी दिखा जो इस तरफ मुंह किए हुए था। उसने काली टोपी पहन रखी थी। वो बोला, तुम लोग उस लड़के को ढूंढ रहे हो जिसे मैंने बंदी बनाया था? गलत किया उसने, उसे मेरी टोपी नहीं चुरानी चाहिए थी। तभी मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स ने उसकी तरफ बंदूक तान ली। उसने कहा, यह बंदूक मेरे लिए खिलौने जैसा है, इन्हें नीचे कर दो। वो हमारी तरफ बढ़ा और बोला, तुम सब जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, वरना उस बच्चे की तरह तुम भी बन जाओगे। सूरज भी ढलने की कगार पे था। फिर एक ऑफिसर्स ने उसके गिरेबान को पकड़ लिया। उसके बाद उस काली टोपी वाले ने उसे गले से उठा लिया और एक जगह उठाकर जोर से पटक दिया। इस हरकत के बाद हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था कि वो हम सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो हम सब की तरफ अब बढ़ने लगा था। तभी उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाली और वो एक ऑफिसर्स को गोदने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसे सुनते ही वो भी रुक गया। फिर उसके बाद हमने देखा तो वो हमारा ही एक ऑफिसर था जो हाथ में मसाल लिए अंदर आ रहा था। मसाल को जलते हुए देख मानो वो काली टोपी वाला आदमी पीछे हटने लगा और एक शीशे के बसर से वो गायब हो गया। हमें उस समय कुछ भी समझ नहीं आया। उसी समय बगल के किसी कोने से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग उस तरफ चले गए। वहाँ पर देखा तो वहाँ विहान भी उसी हालत में पड़ा था जिस हालत में अभी वो लड़का था। तभी हमने उसे खोला और ऊपर ले आए। उसे हम लाइट हाउस के अब बाहर ले आए थे। पूछने पर उसने बताया कि अपने दोस्तों के साथ ट्रिप एंजॉय करते वक्त उसकी नज़र उस लाइट हाउस के फ्लोर पर पड़ी। वहाँ पर एक टोपी रखी थी। उसने सोचा कि इस जंगल में फ़िलहाल इस जगह पर सिर्फ हम ही हैं। उसने सोचा शायद कोई भूल गया होगा, इसलिए उसने उस टोपी को ले लिया और अपने टेंट में ले आया। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक लंबे चौड़े आदमी को देखा जो कि उसे उठने को कह रहा था। वो भी चुपचाप उठ गया और उसके साथ जाने लगा। उसे पहले लगा कि ये कोई आदमी ही है और शायद उसने उसका टोपी ले लिया है, इसलिए वो आदमी उसे पनिश करेगा। वो आदमी उसे लाइट हाउस के अंदर ले गया और उसे फिर फॉग दिखी। उसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने खुद को आज़ाद करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वो आदमी आ जाता। खैर कुछ भी हो, वो दोनों सही सलामत बच गए। लेकिन इस काले टोपी वाले का राज जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले यहीं इसी लाइट हाउस के पास एक घर हुआ करता था जिसमें एक परिवार रहता था। चार्ली का परिवार था वो। चार्ली को अपनी टोपी से बहुत ही लगाव था और वो हर समय काली टोपी के साथ ही रहता था। चार्ली जो कि लाइट हाउस को ऑपरेट करता था, इसलिए वो यहीं पर रहता था। एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से चार्ली के घर में आग लग गई और उसकी और उसके परिवार यानी उसकी बीवी और उसके बच्चों की मौत हो गई। तब से लोगों का मानना है कि चार्ली आज भी उस लाइट हाउस की सुरक्षा में रहता है और जो कोई भी टूरिस्ट उस लाइट हाउस को नुकसान पहुंचाने की अगर गलती करता है तो उसे चार्ली सजा देता है और उसी लाइट हाउस में बंद करके रखता है। सच में जो कुछ भी था वो बहुत ही खौफनाक था। वो तो शुक्र था कि सही समय पर हमारे एक ऑफिसर मसाल लेकर आ गए, वरना ना जाने क्या हो जाता हमारे साथ। और ऐसे ही एक नहीं अनेक केसेस जिन्हें मिस्टीरियस कहा जाता है
जिन्हें कभी कोई सुलझा नहीं सकता, और उन्हीं केसों में से ये एक केस था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।